हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हरियाणा के एजुसेट चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं: एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ living organisms, amino acids, lipids, monosaccharides, nucleotides and primary and secondary metabolites। बच्चों, इस लेक्चर के बाद हम जान पाएंगे कि जीवों में केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज करते हैं। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर। बच्चों, हमारे बायोस्फीयर या जैवमंडल में विविध प्रकार के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इस पिक्चर में कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। Are all living organisms made of the same chemicals, that is elements and compounds? क्या सभी जीव केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से एक ही प्रकार के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं? बच्चों, यदि हम लिविंग टिश्यू जैसे पौधे के किसी भाग या जंतु के किसी अंग जैसे लीवर का केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य एलिमेंट्स की लिस्ट प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मिट्टी को एनालाइज करें तो भी हमें सेम एलिमेंट्स की लिस्ट मिलती है। इसका मतलब है दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन अन्य एलिमेंट्स की अपेक्षा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आइए अब जानते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव में रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करते हैं। फॉर दिस वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। टेक एनी लिविंग टिश्यू, ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लीवर। हम किसी लिविंग टिश्यू या जीव ऊतक जैसे कोई वेजिटेबल या लीवर का टुकड़ा लेते हैं। इन द सेकेंड स्टेप, ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग ए मोर्टार एंड ए पेसल। मीन्स लिविंग टिश्यू को हम मोर्टार व पेसल की सहायता से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ पीसते हैं। इससे हमें स्लरी या गाढ़ा कर्दम या पेस्ट प्राप्त होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप, स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन। मीन्स इस स्लरी को चीज क्लॉथ या कॉटन की मदद से छान लेते हैं। इससे हमें 2 फ्रैक्शंस मिलते हैं। एक फ्रैक्शन जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसे हम फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पूल कहते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन या अंश जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होता, इसे हम रिटेंटेट या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं। For analyzing composition of compounds in a tissue, one extracts the compounds
then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. मीन्स किसी टिश्यू में मिलने वाले कंपाउंड्स या यौगिकों को एनालाइज करने के लिए इन कंपाउंड्स को अलग करके वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स या पृथक्करण विधियों द्वारा किसी एक कंपाउंड को दूसरे से अलग कर लेते हैं. इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाइज ए कंपाउंड. एनालिटिकल टेक्निक्स when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. बच्चों, एनालिटिकल टेक्निक्स या विश्लेषणात्मक तकनीकों का प्रयोग करके किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know this? जीवों में इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक एलिमेंट्स भी होते हैं. हम इनके बारे में कैसे जान सकते हैं? For this, a slightly different experiment has to be done. Points of this experiment are: number 1, one weighs a small amount of a living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight, and dry it. Point number 2, all the water evaporates. The remaining material gives dry weight. Point number 3, now the tissue is fully burned. All the carbon compounds are oxidized to gaseous form, that is carbon dioxide and water vapor are removed. Number 4 point, what is remaining is called ash. This ash contains inorganic elements like calcium, magnesium, etc. Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. while analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in the living tissues. इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी मात्रा में लिविंग टिश्यू जैसे पौधे के पत्ते या लीवर का टुकड़ा तोलकर ड्राई या शुष्क कर लेते हैं, जिससे सारा वाटर इवेपोरेट या वाष्पित हो जाता है. इससे हमें मटेरियल का ड्राई वेट पता लगता है. जब इस मटेरियल को जलाया जाता है तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर वेपर के द्वारा गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं. बचे हुए मटेरियल को ऐश या भस्म कहते हैं. इस ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सल्फेट और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं. इस प्रकार एलिमेंटल एनालिसिस द्वारा लिविंग टिश्यू के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि की जानकारी प्राप्त होती है तथा कंपाउंड एनालिसिस द्वारा लिविंग टिश्यू के ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जानकारी प्राप्त होती है. इस टेबल में लिविंग टिश्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स दिखाए गए हैं. इनमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर,
एवं कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट शामिल हैं। एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon, hence they are called alpha amino acids. एमिनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ही कार्बन पर एमिनो व कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रतिस्थापित होते हैं। इस कार्बन को अल्फा कार्बन एवं एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन से 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और ये ग्रुप्स हैं एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड ए आर साइड चेन। दे आर substituted methanes. There are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable group designated as R group. Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 21 types. The R group in these proteinaceous amino acids could be a hydrogen, a methyl group, hydroxymethyl, etc. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यदि ये R ग्रुप हाइड्रोजन है तो इसे ग्लाइसिन एमिनो एसिड कहते हैं और यदि ये मिथाइल ग्रुप है तो इसे एलेनिन और यदि आर ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो इसे सीरीन एमिनो एसिड बनता है। नाउ लेट अस सी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। आउट ऑफ 21 एमिनो एसिड्स आवर बॉडी can easily synthesize a few on their own and are called non-essential amino acids. They include alanine, asparagine, arginine, aspartic acid, glutamic acid, cysteine, selenocysteine, glutamine, proline, glycine, serine and टायरोसिन। बच्चों 21 एमिनो एसिड्स में से कुछ एमिनो एसिड्स जैसे एलेनिन, एस्पेरेजिन, आर्जिनिन एट्सेट्रा हमारी बॉडी द्वारा बनाए जा सकते हैं। इन्हें हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अदर 9 एमिनो एसिड्स which are very much essential as they cannot be synthesized by our body. They are called as essential amino acids and they include isoleucine, histidine, lysine, leucine, phenylalanine, tryptophan, methionine, threonine and valine। बच्चों इनमें से 9 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। इन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है। ये एमिनो एसिड्स हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ लेट अस नो अबाउट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R functional groups. Based on number of amino and carboxyl groups, there are acidic, for example glutamic acid, basic
lysine and neutral, for example valine amino acids। बच्चों, एमिनो एसिड्स में एमिनो एवं कार्बोक्सिल ग्रुप्स की संख्या के आधार पर इन्हें एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल समूहों में रखा जा सकता है। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स आर टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एटसेट्रा। Zwitter ionic form of amino acid। A Zwitter ion is a molecule that has at least two functional groups, one having a positive charge and the other having a negative charge, with an overall charge of 0। Zwitter ion एक ऐसा मोलिक्यूल होता है जिसमें दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और इस मॉलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। द नेम कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज्वीटर मीनिंग हाइब्रिड। ज्वीटर आयंस कैन फॉर्म फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एम्फोलाइट्स और एम्फोटेरिक कंपाउंड्स एंड कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड ए बेस। A particular property of amino acids is the ionizable nature of NH2 and COOH groups. Hence, in solutions of different pH, the structure of amino acids changes। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं, जिसमें B मॉलिक्यूल में पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं। ये एक ज्वीटर आयन है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स आर जनरली वाटर insoluble। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। ए फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R group। द R group could be a methyl or ethyl or higher number of CH2 groups। These CH2 groups may be 1 carbon to 19 carbons। For example, palmitic acid has 16 carbons including carboxyl carbon। Arachidonic acid has 20 carbon atoms including the carboxyl carbon। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पामिटिक एसिड में कुल 16 कार्बन हैं तथा एरिचिडोनिक एसिड में कुल 20 कार्बन हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड दैट इज विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड दैट इज with one or more carbon-carbon double bonds। As you can see in the picture, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इंडिविजुअल कार्बन एटम्स के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है तथा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इंडिविजुअल कार्बन एटम्स के बीच एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं तथा एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इन्हें हम ऑयल या तेल भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स consist of saturated fatty acids, and saturated fatty acids have no double bonds between the carbon atoms of the fatty acid chains। Unsaturated fats consist of unsaturated fatty acids which contains one or more than one double bonds between the carbon atoms of the fatty acid chain। Saturated fats have higher melting point while
unsaturated fats have lower melting point. At room temperature, saturated fats exist as solid while unsaturated fats exist as liquid. Saturated fats cannot be hydrogenated while unsaturated fats can be hydrogenated. Saturated fats have high cholesterol content while unsaturated fats have no cholesterol content. Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acids. Here, the fatty acids are found esterified with glycerol. They can be then monoglycerides, diglycerides and ट्राइग्लाइसराइड्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लिसरॉल में जब एक फैटी एसिड जुड़ता है तो इसे मोनोग्लाइसराइड, अगर दो फैटी एसिड जुड़ते हैं तो इसे डाइग्लाइसराइड और यदि तीन फैटी एसिड जुड़ते हैं तो इसे ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। सम लिपिड्स हैव phosphorus and phosphorylated organic compound in them. These are phospholipids. They are found in cell membrane. Lecithin is one example. बच्चों, लेसिथिन सोयाबीन में मिलता है। Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structures. The nervous system is enriched with important classes of lipids, sphingolipids and cholesterol, which compose their major portion of the brain, particularly in the form of myelin. बच्चों, पिक्चर में आप फोस्फोलिपिड, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को देख सकते हैं। Now let us see monosaccharides. Monosaccharides, also called simple sugar, are the simplest form of sugar and the most basic units of carbohydrates. They cannot be further hydrolyzed to simpler chemical compounds. बच्चों, मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपल शुगर होती हैं। इनको फर्दर सिंपल केमिकल्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। द जनरल फॉर्मूला इज CnH2nOn. They are usually colorless, water soluble and crystalline solids. Some monosaccharides have a sweet taste. Examples of monosaccharides include glucose, fructose and galactose. Monosaccharides are the building blocks of disaccharides such as sucrose and lactose, and polysaccharides such as cellulose and starch. Dear students, monosaccharides, disaccharides और polysaccharides के building blocks होते हैं और ये इनसे मिलकर बने होते हैं। फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड हार्वेस्टिंग द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द बोन्स। बच्चों, ग्लूकोज सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड है तथा यह एनर्जी का अच्छा सोर्स है। अदर मोनोसैकेराइड्स आर यूज्ड टू फॉर्म लॉन्ग फाइबर्स which can be used as a form of cellular structure. Plants create cellulose to serve this function, while some bacteria can produce a similar cell wall from slightly different polysaccharides. पौधों में सेल वॉल
सेलुलोज की बनी हुई होती है तथा बैक्टीरिया में अलग प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं। Even animal cells surround themselves with a complex matrix of polysaccharides, all made from smaller monosaccharides. एनिमल सेल्स के चारों ओर एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो पॉलीसेकेराइड का बना होता है और ये पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। अब जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ ए सुगर मॉलिक्यूल आइदर राइबोज इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए अटैच्ड टू ए फॉस्फेट ग्रुप एंड ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एक सुगर मॉलिक्यूल होता है। ये सुगर आरएनए में राइबोज तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सुगर के अलावा न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप तथा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। ए न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। RNA and DNA are polymers made of long chains of nucleotides. The bases used in DNA are adenine, cytosine, guanine and thymine. In RNA, the base uracil takes the place of thymine. RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल and thymine. When nitrogen base found attached to a sugar, they are called nucleosides. Adenosine, guanosine, thymidine, uridine and cytidine are nucleosides. बच्चों, जब एक नाइट्रोजन बेस शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होता है तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। 5 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स हैं एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन। आप डायग्राम में एडिनोसिन और यूरिडीन को देख सकते हैं। इफ ए phosphate group is also found esterified to the sugar of nucleoside, they are called nucleotides. Adenylic acid, thymidyllic acid, guanylyc acid, uridylic acid and cytidyllic acid are nucleotides. बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। अगर इन 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है और अगर न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। A primary metabolite is a kind of metabolite that is directly involved in normal growth, development and reproduction. Some common examples of primary metabolites include lactic acid and certain amino acids. Dear students, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे एमिनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज। ये सभी
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। A secondary metabolite is not directly involved in those processes but usually has an important ecological function, that is a relational function. A secondary metabolite is typically present in a taxonomically restricted set of organisms or cells. For example, in plants, fungi, bacteria, etc. Many of them are useful to human welfare. For example, rubber, drugs, spices, scents and pigments. In table, some secondary metabolites are shown. These may be pigments like carotenoids, anthocyanins, etc. or alkaloids, terpenoids, essential oils, toxins, lectins, drugs or polymeric substances. These substances are very useful to human welfare and plays an important role in plants, fungi and bacteria. उम्मीद है बच्चों आपको बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 1 समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू।